नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में सीएम ने 77 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाई है। फार्म मशीनरी बैंकों के लिए हरी झंडी दिखाई है और सीएम योगी ने इसको हरी झंडी दिखाई। से स्वागत करने का कष्ट करें। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अब मैं आमंत्रित करूंगा अपर मुख्य सचिव महोदय को कि कृपया गन्ना विकास विभाग की विकास यात्रा के संबंध में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज के इस शुभ कार्यक्रम में, जिसको 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रारंभ किया गया था, उसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपकी व्यस्ततम समय से सर हमने आपका समय लिया है। हम जानते हैं कि आपके कई कार्यक्रम थे, लेकिन इन ट्रैक्टर्स का भी हमें आज आपसे हरी झंडी दिखा करके इनको यहां से विदा करना था। इसके साथ ही हमारे विभागीय मंत्री माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का मैं तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 77 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाई है। मशीनरी बैंकों को लेकर ये एक बड़ी सौगात है, जिसे आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हरी झंडी दिखाई है। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहा है, ये आपको सुनाते हैं। तो किसान होता है, उसकी कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता है। 2017 के पहले क्या स्थिति थी प्रदेश के अंदर किसानों की? पानी नहीं मिल पाता था, बिजली नहीं मिलती थी, दशकों से लंबी सिंचाई की परियोजनाएं जहां की तहां पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का परिणाम क्या रहा? लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई। और सिंचाई बुनियादी सुविधा है। किसान को समय पे बीज मिले, समय पे खाद मिले, समय से तकनीक मिले, खेत को समय पर पानी मिले और समय पे उसकी उपज का उसे उचित दाम मिल जाए। हमारा अन्नदाता किसान तो यही चाहता है। और यही तो कमी थी। 17 के पहले प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या करता था। खेती घाटे का सौदा मानी जाती थी। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग की अपनी पूरी टीम को। आज जब यहां पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है, इतना बड़ा इवेंट, 77 ट्रैक्टर एक साथ प्रदेश की गन्ना समितियों को, अन्नदाता किसानों के लिए, गन्ना उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है, तब उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक नया रिकॉर्ड भी बना रहा होगा। और रिकॉर्ड है कि पहली बार सरकार के भी 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा नहीं हुए, आज जब यहां पे आप इन ट्रैक्टर को लेकर के जा रहे होंगे, तब अन्नदाता किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए से की अधिक राशि गन्ना मूल्य के भुगतान की भी पहुंच रही होगी। 2 लाख करोड़ अनुमान कर लीजिए। भाइयों बहनों, देश के कई राज्य होंगे जिनका वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ का नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर भीख मांग रहा है कि हमें लोन दे दो, और यहां पे सरकार अपने अन्नदाता किसानों की मेहनत और उनके पुरुषार्थ का पैसा डीबीटी के माध्यम से, एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे सीधे भेजने का काम कर रही है। ये 2 लाख करोड़ अनुमान करिए किसान के खाते में गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू होने के बाद, अगर मैं गन्ना किसानों की ही बात करूं, तो हमारे अन्नदाता किसानों की पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज वह अन्नदाता किसान पर हेक्टेयर 10 टन अतिरिक्त गन्ना उत्पादन करने में सफल हुआ है। अतिरिक्त गन्ना यानी 100 क्विंटल पर हेक्टेयर अतिरिक्त गन्ना उत्पादन वो कर रहा है। और यही नहीं, 8 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर गन्ना का दायरा बढ़ा है।
हमने चीनी मिलें जो बंद थी, पिछली सरकारों में अनोपने दामों पर बेची जाती थी, हमने बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को चलाया। चौधरी चरण सिंह जी के कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, हम लोगों ने पैसा दिया, चीनी मिल आज मजबूती के साथ, धड़ल्ले के साथ चल रही है, गन्ना उत्पादन कर रही है। मुंडेरवा को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन हुआ था बस्ती में, उस चीनी मिल को फिर से नए सिरे से वहां पर नई चीनी मिल लगाई गई। गोरखपुर के पिपराइच की चीनी मिल जो बेच दी गई थी, वहां पर नई चीनी मिल, यह डबल इंजन की सरकार ने स्थापित किया। एक और अन्नदाता किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हो। कोरोना जैसी महामारी भी हमारी रफ्तार को नहीं रोक पाई। कोरोना कालखंड में जब देश की और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, तब भी हमारा गन्ना विभाग चीनी मिलों को चला रहा था। 119 चीनी मिलें चल रही थी और हमें अपने किसानों का भी ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ एक बेहतर संवाद किसान और इंडस्ट्री के बीच में बना करके संकट के समय में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। चीनी मिलें चली तो गन्ने की पेराई भी हुई, गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। जो लोग पहले चीनी मिलों को ही बेच देते थे, बंद करवा देते थे, किसान अपने खेत में गन्ना जलाने के लिए मजबूर होता था। आज कम से कम ऐसा तो नहीं है। हमने कहा जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा चीनी मिलें चलेंगी। चीनी मिल मालिक ने चीनी मिल तब तक चलाई जब तक किसी भी किसान के खेत में एक डंठल भी गन्ना था, तब तक चीनी मिलें चली। कोरोना में सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा था। मैं धन्यवाद दूंगा श्री संजय भूसरेड्डी जी को, तब भी इस विभाग के पर मुख्य सचिव थे। उन्होंने कहा मैं सप्लाई चेन बंद नहीं होने दूंगा, जहां सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी वह दूंगा, जहां चूने की आवश्यकता पड़ेगी वह दूंगा, जहां जो भी आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय जब एक एक व्यक्ति अपनी जान के लिए लाले पड़ रहे थे, तब प्रदेश की चीनी मिलें एक तरफ सप्लाई चेन चला करके किसानों के गन्ने की पेराई कर रही थी, और दूसरी तरफ जब सैनिटाइजर की कमी हुई तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमने सभी नगर निकायों को फ्री में सैनिटाइजर चीनी मिलों से उपलब्ध करवाया ही करवाया, साथ साथ 27 राज्यों को भी सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया था। 27 राज्यों को अनुमान कर सकते हैं। जो लोग इन चीनी मिलों को बंद करके किसानों का हितैषी दिखाना चाहते थे, क्या वे हितैषी थे? हमारा अन्नदाता किसान अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल पे आग लगाने के लिए मजबूर होता था, आत्महत्या करता था। आज मैं कह सकता हूं पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आई। हमने उसका गन्ना मूल्य का भुगतान किया, समय पे धान गेहूं का क्रय किया। इस बार भी आपने देखा होगा गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया और क्रय केंद्र स्थापित हो गए। अभी से जब तक अन्नदाता किसान के पास कोई अपनी उपज होगी, उसका क्रय सरकार अपने क्रय केंद्र के माध्यम से करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर उसको मार्केट में नहीं बिकने के लिए मजबूर होने देंगे। आलू के बारे में अभी हम लोग उस पर भी एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। किसी भी अन्नदाता किसान को इधर उधर भागने की नौबत नहीं आएगी और आपकी मेहनत और पुरुषार्थ का परिणाम है। आपने कहा कि खांडसारी के लिए भी लाइसेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए। विभाग ने अब तक 284 से अधिक खांडसारी उद्योग के लिए लाइसेंस जारी कर दिए और उसमें से जितनी खांडसारी उद्योग लग चुके हैं वह न केवल रोजगार दे रहे हैं बल्कि इसके माध्यम से किसान जहां पर खांडसारी में अपना गन्ना ले जाना चाहता है वहां भी उसको एक सुविधा अतिरिक्त दी। भाइयों बहनों, इसके अलावा आपके पुरुषार्थ का ही परिणाम है कि देश के अंदर सर्वाधिक ग्रीन ईंधन देने का काम इथेनॉल के माध्यम से हमारा गन्ना किसान कर रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि हमारा ही पैसा पेट्रो डॉलर के नाम पर जाए और हमारे खिलाफ आतंकवाद के नाम पर खर्च हो। अब तो इथेनॉल जब किसान के खेत में गन्ने के रूप में पैदा होगा
तो यह इथेनॉल के रूप में उपयोग होगा और फिर यही डीजल और पेट्रोल के रूप में भी उपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे अभी जिस पैमाने पर देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है और मेरा मानना है इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। 120 वर्ष की शानदार यात्रा को जिस मजबूती के साथ चीनी मिलें लेके चली हैं, वह आपके ही सहयोग से, आपके ही पुरुषार्थ से, आपके ही पसीने से यात्रा सफल हो पाई और उत्तर प्रदेश मजबूती से देश के अंदर फिर से नंबर 1 का चीनी उत्पादक और गन्ना उत्पादक राज्य के रूप में फिर से उभर गया है। जो 17 के पहले पिछड़ गया था, दूसरे तीसरे नंबर पर जा चुका था, आज रिकवरी बढ़ी है चीनी की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां मोतीनगर थाना क्षेत्र के निवाड़ी रोड चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बैंक कर्मचारियों को पीटने का मामला सामने आया। बता दें कि बैंक कर्मचारी की गलती इतनी थी कि दो पक्षों में विवाद चल रहा था और उसने इस मामले की शिकायत पुलिस को कर दी थी। पुलिस ने पीड़ित को ही चौकी में बैठाकर उसकी जमकर पिटाई की और पैसे की डिमांड कर डाली। वहीं उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच पड़ताल करने का आश्वासन दिया है। आपके बेटे के साथ जो मारपीट हुई है, आपको कैसे पता लगा कि उसके साथ मारपीट हुई? बस ये तो पता चला था कि हाँ चौकी में गया हुआ है, आपस में लड़ाई हो गई थी, पर जब ये आया तो इसने कुछ नहीं बताया। बस बहुत मायूस सा हो रहा था, दुखी दुखी सा था। तो फिर इसने नहीं बताया, पर ये रात को जब सोया ना तो ये भुगड़ा तो इसका हाथ देखा मैंने, चोट लगी। तब इसे उठाया और मैंने पूछा कि चोट कैसे लगी है। फिर मैंने अपनी कसम दी, फिर भी नहीं बताया, फिर कसम दी, तब इसने बताया और तब मैंने हल्दी वगैरह गर्म पानी करके से हाथ धोया, हल्दी लगाया। वो कल रात जॉब से आ रहा था मैं बस से, तो रात चौकली पर उतरा तो मतलब दो लड़के थे वो 2-3, उन्होंने जो है पीछे से मेरे बेल्ट वेल्ट मारी और लड़ाई हो गई। तो वहां पर ना पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया और वो हमें चौकी में ले गई। चौकी में ले जाने के बाद उन्होंने जो है मतलब बहुत मारा और उन्होंने मतलब बहुत मारा। फिर वो पैसे वैसे मांगने लगे, बोल रहे थे कि इतने पैसे दो, इतने मेरे पास थे नहीं ज्यादा। तो फिर उन्होंने मेरे से 2500 रुपए लिए और बोला कि ये जो चोट के निशान आए हैं ये मत बताना किसी को भी कि हमने मारा है। गाजियाबाद पुलिस द्वारा एक ट्वीट का संज्ञान लिया गया है जिसमें कि एक वीडियो वायरल हो रहा है और एक व्यक्ति ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसके साथ बस में आने जाने को लेकर मारपीट हुई थी और जब वो अपनी शिकायत लेकर चौकी पर पहुंचा तो वहां पर पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई और जिस पुलिसकर्मी पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन दोनों पक्षों से उनके बयान दिए जा रहे हैं और यदि इसमें किसी भी प्रकार से पुलिसकर्मी की इस प्रकार की संदिग्धता मिलती है कि उसने उसके साथ मारपीट की है और आवश्यक कार्रवाई नहीं की तो इसमें जांच के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाएगा और उसके ऊपर विभागीय और दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से बड़ी जानकारी, क्लिनिक और अस्पतालों को किया गया अलर्ट। होली के मद्देनजर अलर्ट किया गया है। अस्पतालों में डॉक्टर की ड्यूटी की गई है तय। इमरजेंसी और आईसीयू में बेड रिजर्व किए गए हैं। 15 एम्बुलेंस और 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी रिजर्व कर दिए गए। मदद के लिए अस्पतालों ने जारी किया इमरजेंसी नंबर। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर होली को लेकर क्लिनिक अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। तो होली के मद्देनजर अलर्ट किया गया। अस्पताल में डॉक्टर की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। इमरजेंसी और आईसीयू में बेड रिजर्व किए गए। बड़ी जानकारी, 15 एम्बुलेंस और 2 एडवांस बेड बुक किए गए हैं। क्लिनिक अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। होली के मद्देनजर किया अलर्ट। तो मैनपुर में उप जिला अधिकारी गोपाल शर्मा ने करहल क्षेत्र में खाद और बीज की दुकानों की चेकिंग का अभियान चलाया। चेकिंग अभियान से कस्बा नाहल के बाजार में हड़कंप मच गया है। तमाम दुकानदार दुकानें बंद कर मौके से गायब हो गए। ओवर रेटिंग और एक्सपायरी डेट निकालने के बाद ही दवाओं की बिक्री पर दुकान को सील किया गया। साथ ही अन्य दुकान पर रजिस्टर में गड़बड़ी मिलने पर दुकानदार को नोटिस भी दिया गया। मामला इसमें ये था कि इसके क्रम में ओवर रेटिंग करने वाले या जो ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास
दवाइयाँ हैं लेकिन एक्सपायरी डेट थी, उनके लिए छापेमार अभियान चलाया गया। उसी के क्रम में बरनाहल में आज 2 दुकानों को चेक किया गया, जिसमें एक दुकान पे POS मशीन उपलब्ध नहीं थी और उनके जो बिक्री और जो स्टॉक रजिस्टर थे उसमें कुछ भिन्नता पाई गई थी। साथ ही कुछ एक्सपायरी डेट उनके पास मिली थी, तो उनमें हमने उनको एक नोटिस दे दिया गया है। और ये जो दुकान है ये भी बता रहे हैं कि ये भी 6-7 महीने पहले से ही चल रही थी। इस दुकान पे ना इनका बिक्री रजिस्टर अपडेट है, ना इनका स्टॉक रजिस्टर अपडेट है। इनके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन नहीं पाई गई है। वहीं सिद्धार्थनगर से बड़ी जानकारी जिला अधिकारी संजीव रंजन ने आदेश दिए हैं। डुमरियागंज के स्वास्थ्य विभाग पर आदेश का कोई भी असर नहीं दिख रहा। CHC देवा अधीक्षक की छत्रछाया में फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। CHC देवा में 5 दर्जनों फर्जी अस्पताल है। CHC देवा अधीक्षक नोटिस देकर वसूल रहे मोटी रकम, फर्जी अस्पतालों से वसूल रहे मोटी रकम। अस्पताल संचालकों ने रकम लेने की बात कही है। बिना डिग्री के डॉक्टर ने महिला का भी इलाज किया। इलाज के दौरान महिला की भी मौत हुई थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आदेश के बाद भी कोई असर नहीं देखा जा रहा है। इलाज के दौरान भी एक महिला की मौत हुई थी। फर्जी अस्पताल चलाने का ये पूरा मामला। तो बिना डिग्री के डॉक्टर ने महिला का भी इलाज किया था, इसमें महिला की मौत हुई थी। तो फर्जी अस्पताल चलाने को लेकर मोटी रकम वसूल रहे हैं। तो होली पर्व को देखते हुए मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा किए गए इंतजामों का जायजा लेने अपर पुलिस महानिदेशक मथुरा पहुंचे और उन्होंने शहर का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के साथ SSP शैलेश कुमार पांडे, SP सिटी SP सिंह, CO सिटी अभिषेक तिवारी के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक ने पुरानी बस स्टैंड, हृदय स्थल होली गेट, छता बाजार चौक, बाजार मंडी, रामदास जी गेट, डोरेसी रोड का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस प्रशासन को पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। पैदल मार्च के शहर से सभी थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने सभी CO और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां होलिका दहन के वहां पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए। वहीं जिन क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली जाएगी वहां थाना इंस्पेक्टर और CO खुद सुरक्षा व्यवस्था देखें। साथ ही उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। होली के उपलक्ष्य में जनपद मथुरा में जैसे आप जानते हैं कि होली के बहुत सारे कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। जितने लंबे समय तक होली चलती है मथुरा में और जितने विविध प्रकार के कार्यक्रम मथुरा में होते हैं, मैं नहीं समझता कि पूरे विश्व में इसकी कोई बराबरी है। अब जो अभी तक के जो कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें लड्डू मार होली, लठमार होली, रंग भरनी एकादशी और बाकी भी जो कार्यक्रम हुए हैं, उसमें जनपद मथुरा की पुलिस ने SSP मथुरा के नेतृत्व में बहुत ही एग्जेम्पलरी व्यवस्थाएं की हैं, जिससे श्रद्धालुओं के सुरक्षा और सेफ्टी। हमीरपुर से बड़ी जानकारी। महिलाओं ने 2 महिला सुरक्षाकर्मी से मारपीट की। आरक्षियों से मारपीट के दौरान वड्डी फटी। ग्रामीण महिलाओं को बुलाया गया थाने। रास्ते के विवाद को लेकर शिकायत करने पहुंची थी महिलाएं। दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज। थाना सिसोलर के महिला हेल्प डेस्क का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी। आए दिन दहेज उत्पीड़न का कोई मामला सामने आता रहता है और सरकार की सख्ती का कोई असर भी नहीं दिख रहा। सोनभद्र से भी एक दहेज का मामला सामने है, जिसमें ससुराल पक्ष ने दहेज के लालच में अपनी बहू की जान ले ली। बता दें कि मामला सोनभद्र रावटसगंज थाना क्षेत्र के कस्बा रावटसगंज के रहने वाले विकास सेठ पिता का विवाह निशा सोनी के साथ सन 2015 में हुआ था। निशा सोनी के माता पिता ने अपनी गुंजाइश के अनुसार बेटी को दान दहेज देकर विदा किया था। आरोपी के मुताबिक निशा के ससुराल वाले निशा की शादी में आए दिन दहेज से संतुष्ट नहीं थे। वो आए दिन निशा से इस बात को लेकर ताने कसते थे। निशा के ससुराल वाले मायके वालों से मांग क्या करते थे, 2 लाख रुपए न देने पर निशा को घर वापस भेजने की बात कही गई थी। पीड़िता का कहना है कि निशा के पिता ने बताया कि पहले निशा का पति विकास सेठ कुछ समय पहले से जेल में बंद था। निशा के पिता ने ससुराल वालों से मिन्नत करने के बाद निशा
को उसके ससुराल छोड़ा है। लेकिन अचानक घर वालों ने निशा के पिता को सूचना दी कि उसकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है और उसे दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। जब इस बात की सूचना निशा के पिता को हुई तो उन्होंने संबंधित कोतवाली थाने को सूचित कर इस घटना के बारे में जानकारी दी। निशा के पिता को जब पुलिस की कार्यशैली के बारे में पता चला तो उन्होंने सोनभद्र पुलिस अधीक्षक से इस मामले में अवगत कराया। फायर हुआ, लेकिन कुछ लोग पर के आरोपी अभी भी बाहर घूम रहे हैं। जहाँ घर है वहीं मेरा भी घर है। 12 बजे रात को फोन किए, हम सोए थे घर और रोने लगे कि क्या बात है भाई, रो के रहे तो बोले कि मेरी बेटी का हत्या हो गई है। वहां से फोन आया है तो हम चलिए चला जाए। तुरंत हम अपने घर से आए, कपड़ा पाने में जो समय लगा मैं दौड़ कर के घर आया और हम लोग बोलेरो से वहां पहुंचे सर। तो वहां जब हम लोग गए तो हम लोग देखे लड़की बेड पर मरी हुई पड़ी थी और वो लोग बोले कि फांसी लगा रही है, ऐसी कोई बात वहां देखने में नहीं मिली। 112 पर फोन करने के बाद हम लोग किए, पुलिस आई और वो लोग पुलिस वाले भी वहां बयान दिए हैं कि नहीं ये तो लड़की के साथ अन्याय हुआ है, मारी गई है लड़की और फांसी नहीं लग। तो कोई पंखे से सर कोई रस्ता सगे हमारी लड़की बेटी को फंदे से लड़की हुई है। ये लोग हमको दबाव बनाकर पोस्टमार्टम करने के बाद फिर जो है इतना प्रेशर हमारे पर दबाव बना दिए कि हमको डेड बॉडी मजबूरी में 11 बजे रात 12 बजे रात जलाना पड़ा। 11-12 के बीच में बार ये लोग कहे कि डेड बॉडी जलाओ। हमको नहीं कैसे समय, लेकिन हमारी फाइल लिखे तब मैं जो है डेड बॉडी जलाऊंगा। मैंने इन लोगों ने नहीं माना, जबरदस्ती दबाव बना करके डेड बॉडी जलाए। यहाँ तक कि वहां भी पुलिस 2-3 बार वहां देखने के लिए भी गई कि लोग जला रहे हैं कि नहीं। लास्ट में जब हम 11 के बीच में जलाना शुरू किए तो पुलिस वाले गए, वहां फोटो खींच करके फिर कोतवाल के पास लोग बात कुछ किए अपना। इसके बाद तो वो वहां से चले आए। फिर हम गए सुबह वहां फाइल लिखाने के लिए, कोतवाल द्वारा नहीं लिखा गया। फिर वही बात कहा गया कि तुम लिख कर दो जम्बा की हमारी बेटी फांदे से लड़की पड़ी थी। हम कल मैं लिख के कैसे दूं, मत लिखिए, नहीं लिखना हो तो। इसके बाद हमको गाली गलौज देके कप्तान जी तो गोरखपुर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 82 लाभार्थियों को लैपटॉप वितरण किया है सीएम ने। योजना के अंतर्गत बांटे गए लैपटॉप और आइए आपको सीधा ले चलते कार्यक्रम। लोकप्रिय सांसद बांसगांव संसदीय क्षेत्र श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, और आज यहां पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।